Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss electrocardiogram, artificial pacemaker and blue babies, the interesting topics. So let's move to the classboard. So dear students, electrocardiogram, or which is known as ECG, एन इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल जो कि हार्ट के रिदम और रेट को डिटरमिन करने के लिए और मुख्तलिफ तरह की हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इस तरह से है दैट एज द कार्डिक इम्पल्सेस pass through the heart, these impulses basically these are electrical impulses pass to the nearby tissues थोड़े बहुत, a little bit, not all, and some of the electrical impulses pass on the surface of the body. If electrodes are placed over the body surface, these impulses can be recorded ऑन अ पेपर, जो कि आमतौर पर ग्राफ पेपर की शक्ल में होता है। ठीक है, एक स्ट्रिप सी होती है, ग्राफ पेपर स्ट्रिप, उसके ऊपर उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है ऑन अ पेपर, एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमिन the rhythm and rate of heart, and also used to diagnose various heart diseases. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोड्स इसमें प्लेस किए जाते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट टू द हार्ट प्लेस किए जाते हैं। जो प्लेसमेंट है इलेक्ट्रोड्स की, द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड on the opposite side of heart on the chest. Clear? So उससे एक रिकॉर्डिंग आएगी और उस रिकॉर्डिंग की बेस के ऊपर हम एसेस कर सकते हैं कि आया कि हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल बीट कर रहा है, उसमें जितने भी उसके जो साइकिल्स, हमने कार्डिक साइकिल पढ़ा, क्या उसके इवेंट्स पूरे हैं उसमें, क्या उसके अंदर कोई इश्यूज तो नहीं चल रहे। सो इस तरह से हम उसका रेट, उसका रिदम और उससे हार्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उस स्ट्रिप की वजह से हम मालूम कर सकते हैं। एक डिफरेंस याद रखना आपने, फिर उसके बाद ईसीजी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डिफरेंस है दैट इज
कार्डियोग्राम, जिसको हम नॉर्मली हम ईसीजी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम नॉर्मली ईसीजी बोलते हैं. सो बेसिकली इट इज द रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, it is the recording of electrical impulses caught by electrodes सो जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और एक और टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन. सो ग्राफ मशीन जहां पर लगेगा, ये बेसिकली वो मशीन है, वो डिवाइस है जिसके जरिए ये जो रिकॉर्डिंग की जाती है. द मशीन और द डिवाइस which is used to record the activity of heart. उस मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, और उसमें से जो स्ट्रिप निकलती है उससे कहते हैं ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. आइए स्टूडेंट्स देखते हैं उस स्ट्रिप के ऊपर क्या होता है. मौजूद एक नॉर्मल ईसीजी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिक्स को. सो इस तरह से ये एक स्ट्रिप सी होती है, एक नैरो स्ट्रिप, ठीक है, उसके ऊपर आपको इस तरह से सो लाइक दिस, सो एक स्ट्रिप होती है. इसके ऊपर हमें इस तरह से एक पैटर्न सा मिल रहा होता है. इस पैटर्न को अगर हम डिटेल से देखें समझने के लिए, इसके एक सेगमेंट को, सो इट विल लुक लाइक दिस. So it is like this. So in this basic जो इसका जो यूनिट है ECG का, उसमें हमें ये तीन मेजर चीज़ें नज़र आती हैं. एक दो वेव्स है और ये एक कॉम्प्लेक्स है. दिस इज कॉल्ड एज P wave, दिस इज QRS. इस कंप्लीट को कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स. और फिर उसके बाद एक और वेव प्रोड्यूस होती है, दिस वन इज कॉल्ड एज द T वेव. क्लियर? तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें ये क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं. ये वेव्स जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो रिकॉर्ड की गई है इस पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की शक्ल में, तो हमें ये क्या इंफॉर्मेशन देती है. सो दिस गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल द P वेव तो P वेव उस वक्त बनती है जब जस्ट प्रायर, अगले चंद ही लम्हे के अंदर जो है वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने ही वाले हैं, अगले ही लम्हे में, उससे पहले बनती है ये P वेव. It is formed just prior to atrial
कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट है दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स, ये उस वक्त बनता है जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने ही वाले हैं अगले लम्हे में इन अ माइक्रो फ्रैक्शन, तो उस वक्त बनता है QRS कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और finally this wave which is called as a T wave, it is formed when the ventricles are recovering from contraction or after contraction। मतलब कि यहाँ पर मसल्स रिलैक्स्ड हैं। अगर हम कार्डिक साइकिल की बात करें तो उस एतबार से ये तीनों सेगमेंट्स क्या निशानदही कर रहे हैं? दे आर टेलिंग दिस इज atrial systole, clear, and QRS complex, it shows the ventricular systole, and the T wave it tells about the cardiac diastole, okay, so this is what we call the ECG। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें आमतौर पर जो लीड्स लगाई जाती हैं, दो तरह की लीड्स इस्तेमाल होती हैं इसमें। एक होती हैं लिम्ब लीड्स और दूसरी होती हैं चेस्ट लीड्स। कुछ चेस्ट पे लगाई जाती हैं, कुछ लिम्ब्स पे, यानी कि जो उनसे हमारे अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, यहाँ पर 4 लीड्स लगती हैं और 6 लीड्स जो होती हैं आमतौर पर वो चेस्ट पे लगती हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, so let's suppose this is a human body, and this is the sternum, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर स्टर्नम है, क्लियर। जिसके लिए मार्क इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टर्नम के लिए। और आपको पता है कि हार्ट हमारा कहाँ पर है? इस जगह के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, और है, क्लियर, हियर इज द हार्ट। तो अब ये लीड्स कहाँ कहाँ लगेंगी? एक तो यहाँ पर बिल्कुल इसके ऑपोजिट, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ, ठीक है। सो इस तरह से ये लगती हैं, ये चेस्ट लीड्स कहलाती हैं। जो V1 है, इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बताता हूँ, इनको V लीड्स भी कहा जाता है, इनको V से डिनोट किया जाता है, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। तो V1 हमेशा जैसे कि हमारा ये एक नॉर्मल लेफ्ट, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट है, तो इसके राइट साइड पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होती है, यानी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब है कि
चौथे और पांचवें रिब के दरमियान जो स्पेस है, ठीक है, वहाँ पर ये लगाई जाती है फर्स्ट लीड। बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे फिर दूसरी लीड, फिर उससे नीचे वाली फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे तीसरी, और फिर उसके बाद उसके सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस पे ये ऑनवर्ड्स ऑन लगाई जाती हैं। और ये इसमें इस लाइन को हम जो है वो ये क्लाविकल और ये एक्सिला, तो इनके लेवल्स के ऊपर हम इसको डिफाइन करके इन लीड्स की प्लेसमेंट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। सो और एक लीड यहाँ पर लगती है, एक लीड यहाँ पर, एक लीड यहाँ पर और एक लीड यहाँ पर। ये 4 लिम्ब लीड्स कहलाती हैं। लिम्ब लीड्स के 6 चेस्ट लीड्स होती हैं, 4 लिम्ब लीड्स होती हैं आमतौर पर। वैसे कई जगह पे 6 ही लिम्ब लीड्स भी लगती हैं। तो उससे फिर ये, क्योंकि बॉडी सरफेस के ऊपर वो करंट आ रहा है, ठीक है, मीन्स के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रही हैं, सो दैट इज़ वाई इनको रिकॉर्ड किया जाता है और उससे हार्ट की कंडीशन को मालूम किया जा सकता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल पेसमेकर। आर्टिफिशियल पेसमेकर, तो इसका मतलब है कि कोई नेचुरल पेसमेकर भी है। जी डियर स्टूडेंट्स, कोई है? तो मैं आपको बता चुका हूँ हार्ट के एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हार्ट के राइट एट्रियम की अपर सरफेस के ऊपर एक वो नोड होता है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज एसए नोड। उसको कहते हैं एक्चुअली द पेसमेकर, ठीक है। सो दिस इज द डमी डायग्राम ऑफ हार्ट। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं पेस मेकर्स की हवाले से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या मौजूद है? और नेचुरल पेस मेकर, फिर यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद यहाँ से बंडल ऑफ हिस, उसकी 2 ब्रांचेस, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर यहाँ से वो वापस मुड़ जाती हैं परकिंजी फाइबर्स। क्लियर? आपको याद आ गया होगा इस तरह से। सो दैट इज द nervous control of our heart, and this is our SA node, and this is our AV node, and this is the right bundle branch, and this one is left bundle branch, and the Purkinje fibers. Clear? सो बाज़ औक़ात ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो एसए नोड है दैट इज आवर नेचुरल पेसमेकर। एक्चुअली इसने कंट्रोल करना है कि हार्ट को कितने स्पीड पे, कितने मिनट के पर मिनट के हिसाब से कितना बीट इसको करवाना है, ठीक है। इस वजह से इसको पेसमेकर कहा जाता है। नेचुरल, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने रखा है। ये आमतौर पर नॉर्मली हार्ट को 60 से जो है 100 यानी कि 60 to 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से एडजस्ट करता है। बाज़ वक़्त कुछ डिजीज़ की वजह से और कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से और समटाइम्स ड्यू टू ड्रग्स, ठीक है, ख़ास तौर पर जो मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी क्या होता है कि जो उनकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, ये जो इनकी जनरेशन और इनकी कंडक्शन, उसमें इशूज़ आ जाते हैं। तो समटाइम्स ऐसे नोड जो है वो सही तरह से काम करना जो है वो छोड़ देता है, और ये आगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एवी नोड को सही तरह से नहीं भेज पाएगा, एवी नोड फिर आगे सही तरह से नहीं भेज पाएगा, या ऐसे नोड सही काम कर रहा है, एवी नोड जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा और वो आगे इम्पल्सेस जो हैं वो वेंट्रिकल्स को सही तरह से नहीं भेज पाएगा। तो ये कंडीशंस बन सकती हैं, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हार्ट डिजीज़ की वजह से भी पॉसिबल है, ये कार्डियक सर्जरीज की वजह से भी पॉसिबल है। जब हार्ट सर्जरी की जाती है तो उसमें जब वो कट लगाए जाते हैं तो ये नर्व्स कट जाती हैं, और बाज़ औक़ात फिर ये मैंने जैसा कि बताया कि मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब इम्पल्सेस अपने सही रेट पे नहीं जा रही तो फिर क्या होता है कि हार्ट बीट जो है वो, हार्ट की कंडक्शन जो है वो स्लो हो जाती है, यानी 60 से भी नीचे चली जाती है। नॉर्मली हमें जो लोअर लिमिट हमारे पास है वो 60 है,
और अपर लिमिट हमारे पास जो है वो 100 है। क्लियर? सो नॉर्मल लिमिट इज हार्ट रेट की बात कर रहा हूं। सो देयर इज अ रेंज 60 to 100 beats per minute. Clear? So that is our normal range. जब 60 से नीचे चला जाएगा, ठीक है, this is normal range. Clear? जब 60 से बिलो चला जाएगा, सो इसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया. That is known as ब्रेडिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट जो है वो 60 से नीचे चला गया है. और अगर 100 से ऊपर चला जाए, इट इज अबव 100, देन इट इज कॉल्ड एज टैकीकार्डिया. दिस इज नोन एज टैकीकार्डिया, और ये हमारी नॉर्मल लिमिट है. तो जब यहाँ पर जब 60 से नीचे चली जाएंगी तो हार्ट के लिए फिर बताना कि आपको वो ब्लड को सही तरह से पंप करना वो मुश्किल हो रहा है. तो अगर उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो क्लॉट होने का खतरा है, हार्ट अटैक आने का खतरा है. सो देयर इज द प्रॉब्लम विद द कंडक्शन. फिर क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल बैटरी ऑपरेटेड एक पल्स मेकर जो है वो लगाया जाता है. ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड पल्स जनरेटर लगाया जाता है. सो So this is the chest of the person, or this is the midpoint, the belly button or umbilicus. Clear? Umbilical region. This is the umbilical region. तो किया क्या चाहता है डियर स्टूडेंट्स, एक आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है अटैच किया जाता है. उसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से है. उसमें एक बैटरी ऑपरेटेड मशीन होती है. दिस इज कॉल्ड एज पल्स जनरेटर. पल्स जनरेटर, और याद रखिएगा दैट इज बैटरी ऑपरेटेड. और इसको कनेक्ट किया जाता है विद, इसके साथ अटैच होती हैं वायर्स. क्लियर? सो दिस इज द वायर. अब यहां पर यह हमारी क्लेविकल है इस रीजन पे. तो यहां पर पहले कट लगाया, इंसिजन दिया डॉक्टर ने, जो सर्जन है वो क्या करेगा, इसके बाद फिर इस वायर जो इलेक्ट्रिकल वायर है इसको वहाँ से ब्लड वेसल्स के ज़रिए पास करवाया जाएगा. पास करवाने के बाद उसको उधर साथ ही साथ में वो उधर इमेज देख रहे होते हैं ऑन टू द एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन. तो जैसे ही ये पहुँच जाएगा टू द राइट रीजन, लेट्स सपोज दिस इज़ आवर हार्ट, और अगर इशू आया है ऐसे नोड पे, अगर ऐसे नोड पे आया है तो यहाँ पर लाया जाएगा एट्रिया के पास, यहाँ पर उसको पिंच कर दिया जाएगा इसके अंदर, और फिर इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा उस पल्स जनरेटर को. यहाँ पर एक पाउच बनवाया जाएगा स्किन के नीचे. फिर उसके बाद यहाँ पर उसको सुचर कर दिया जाएगा, मतलब कि स्टिच कर दिया जाएगा. फिर जो सर्जन होता है उसको देखते हैं, रेगुलरली उसको नोट कर रहे होते हैं क्या वो इम्पल्सिस जो है वो सही चल रही हैं. ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है, उसके हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है, कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्वेशन. और अगर इश्यूज आ रहा हो एवी नोड पे तो फिर इस वायर को वेंट्रिकल्स तक ले जाया जाता है, और फिर उसके बाद इसको पल्स जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है. ऊपर से इसको सुचरिंग कर दी जाती है, और उसके बाद फिर द पर्सन इज़ नॉर्मल नाउ. और अगर उसमें उसके बाद अगर कोई थोड़े बहुत अगर कोई मसले मसाइल आमतौर पर फिर क्योंकि सर्जरी होती है इस जगह के चेस्ट के ऊपर, तो थोड़े से पेन का इशू आ जाता है. तो उस पेन के लिए नॉर्मल जो पेन किलर्स होती हैं जो सर्जन्स हैं उसको वो प्रेस्क्राइब करते हैं. सो दिस इज़ नोन एज द आर्टिफिशियल पेस मेकर. क्लियर? तो जब जो नर्व इम्पल्सिस जनरेट हो रही थी यहाँ से नेचुरल पेस मेकर से, और पूरे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन आपको पूरा डिटेल से समझाया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, अगर ना सही तरह से हो रही हो तो हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि इट लीड्स टू ब्रेडिकार्डिया. तो ऐसी सिचुएशन में जब डायग्नोसिस होती है कि क्या इस कंडक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर ये एक आर्टिफिशियल बैटरी ऑपरेटेड पेस मेकर जो है वो अटैच किया जाता है. यहाँ पर पहले इंसिजन दिया,
फिर उसके वो कैथेटर वो वायर को पास किया, जब उसकी लोकेशन वहाँ पर पहुँच गई, उसको अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन्स में डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सर्जन्स, पहुँच गया। उसके बाद उसके जो पल्स जनरेटर उसको यहाँ पर अटैच किया, स्किन के नीचे पाउच बनाया और उसके बाद उसके अटैच करने के बाद उससे स्टिच कर दिया। क्लियर? So dear students, another disease that is blue babies. So what are blue babies? Actually, this is a condition which is formed when it is the blueness of skin of the newborns. नौमौलूद बच्चे, उनकी स्किन जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाती है। इसको हम एक प्रॉपर मेडिकल नेम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस भी कहते हैं इसको, साइन से। ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हमने कहा था, ब्लू ग्रीन एल्ची, तो उसी तरह से साइनोसिस, साइनोसिस मतलब ब्लूनेस ऑफ द स्किन ऑफ द न्यूबॉर्न ड्यू टू patent interatrial foramen and may be due to patent ductus arteriosus. तो ये दो बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से जो न्यू बॉर्न है उसकी स्किन ब्लू होना शुरू हो जाती है, एंड इट लीड्स टू it leads to the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. अब ये होता कैसे है? सो दैट इज़ बेसिकली द डिजीज़, इतनी इसमें डिस्क्रिप्शन बताई गई है। लेकिन अब होगा क्या, चूँकि ब्लड मिक्स हो रहा है, सही तरह से टिश्यूज़ को नहीं पहुँच रहा, और ऑक्सीजनेशन का इशू आ रहा है, मतलब पुअर ऑक्सीजनेशन हो रही है टिश्यूज़ को, स्किन को ख़ास तौर पर, जिसकी वजह से बच्चे की जो स्किन है वो नीली होना शुरू हो जाती है। इस वजह से इसको बच्चे को कहा जाता है ब्लू बेबी। लेकिन रीजंस क्या है, तो पहले डिस्कस करते हैं पेटेंट और interatrial foramen, तो स्टूडेंट्स आपने कभी सुना है कि भाई फलां बच्चे के दिल में सुराख है? ठीक है, सो वो दिल में सुराख जो है ना, वो ये कंडीशन है पेटेंट इंटरएट्रियल फोरामेन। वो किस तरह से? सो लेट्स सपोज दिस इज the heart of a baby newborn
अच्छा, बाकी की ऊपर रिमेनिंग स्ट्रक्चर मैं भी ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ जो बात समझाना चाह रहा हूँ उसी के लिए। डिस्टेंस जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक्त आपको पता है दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज राइट एट्रियम। ये RT और LT शॉर्ट फॉर्म्स हैं लेफ्ट और राइट की, ठीक है। इसी तरह से दिस वन इज राइट वेंट्रिकल and this one is left ventricle। और वॉल्व्स आगे, ठीक है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है मतलब व्हेन द बेबी इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर, व्हेन द फीटस इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर, उस वक्त सारे का सारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको मदर की तरफ से आ रहा होता है। वहाँ इस कंडीशन में यहाँ पर बच्चे को जो ब्लड रिसीव हो रहा है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता, टोटल ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे को जो है वो मदर की तरफ से दिया जा रहा होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ताला ने क्या किया कि जब बच्चा माँ के पेट में है तो एट्रिया के दरमियान, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया के दरमियान एक छोटा सा सुराख है। ये देखें, ये जो इंटर एट्रियल जो सेप्टम है ये मुकम्मल नहीं है, यहाँ पर इसमें छोटा सा एक सुराख है। इस सुराख को, ये उनका होल है, ये वाला होल, दिस इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल फोरामेन। इसे कहते हैं इंटर एट्रियल। इंटर एट्रियल का मतलब बिटवीन द एट्रिया, फोरामेन का मतलब होता है होल, सुराख, ठीक है। और पेटेंट क्या चीज है? पेटेंट का मतलब है ओपनड। पेटेंट मीन ओपन, इंटर मीन्स बिटवीन, एट्रियल मीन्स एट्रिया, और फोरामेन का मतलब होल। सो एट्रिया के दरमियान होल ओपन रह जाए, इस कंडीशन को कहते हैं पेटेंट इंटर एट्रियल फोरामेन। लेकिन अब चूंकि बच्चा जब माँ के पेट में है तो इधर से ब्लड इधर जाएगा या इधर से जब इधर आएगा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस साइड पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बच्चे को, क्योंकि माँ से जितना भी ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ही आ रहा है। तो पूरी बॉडी जो है बच्चे की उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई किया जाता है, क्लियर। तो उस दौरान ये फोरामेन रहता है, इसी कहते हैं वो बच्चे के दिल में जो सुराख है वो एक्चुअली यही चीज़ है, क्लियर। अब बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है, और उसको आपको बताया था मैंने पहले भी कि उसको चुटकी काट के या हल्की से थपकी लगा के बच्चे को फौरी तौर पर जैसे ही वो डिलीवर होता है उसको रुलाया जाता है, ताकि उसका अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो एक्टिवेट हो और ऑक्सीजन उस इनहेल करना शुरू कर दे। चूंकि वो मदर पे डिपेंडेंट नहीं रहा तो अब उसको जो ऑक्सीजन चाहिए, क्लियर, उसकी बॉडी को, तो वो कैसे आएगी? उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए ऑक्सीजन ब्लड यहाँ पर आएगा, ऑन एंड ऑन वो सारा सिचुएशन आपसे डिस्कस की। तो बच्चा जैसे सांस लेना शुरू करता है राइट आफ्टर द बर्थ, ये फोरामेन क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है, ये सुराख क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब इस साइड पर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और लेफ्ट एट्रियम वाले साइड पर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ना हो, ये सुराख बंद ना हो पाए, तो ये ओपन रह जाए, तो फिर इसे कहते हैं पेटेंट। वैसे ये खाली फोरामेन क्या कहला रहा है, इंटर एट्रियल फोरामेन। लेकिन अगर डिलीवरी के बाद भी ये बंद ना हो तो इसे कहते हैं पेटेंट इंटर एट्रियल फोरामेन। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड, ठीक है, यहाँ पर डीऑक्सी आ रहा है और यहाँ पर ऑक्सी ब्लड आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब बच्चे को जो ब्लड जाएगा वो मिक्स ब्लड जाएगा। तो मिक्स ब्लड जब जाएगा स्किन के ऊपर तो मिक्स वो ब्लूइश कलर की उसके ऊपर ह्यू आ जाएगा, इसे कहते हैं साइनोसिस, जिस वजह से बच्चों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द पेटेंट इंटर एट्रियल फोरामेन। और इसका एक और भी नाम है, इसको फोरामेन ओवेल भी कहते हैं, फोरामेन ओवेल। इस इंटर एट्रियल फोरामेन को फोरामेन ओवेल भी कहते हैं। ये तो थी फर्स्ट रीजन जो यहां पर लिखी गई। अब आते हैं दूसरे रीजन की तरफ। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड रीजन, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस।
सो patent ductus arteriosus. So this is the heart or from here aorta, क्लियर, और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, क्लियर, यहाँ से गया और यहाँ पर आकर ये आपका पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ से आकर डिवाइड कर जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ये लेफ्ट साइड पे चला गई और ये राइट साइड पे, ठीक है। और लेट मी कंप्लीट इट नाउ। And the pulmonary veins, okay, tricuspid valve and bicuspid valve, etc. etc. अब डियर स्टूडेंट्स क्या सिचुएशन है कि जब बच्चा माँ के पेट में है तो एक और यहाँ पर कंडीशन होती है, और वो क्या चीज़ है, ये ऊपर क्या जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, एओर्टिक आर्च, ठीक है, दिस इज एओर्टिक आर्क। दिस इज द एओर्टिक आर्क। अब एओर्टिक आर्क और नीचे क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी, इनके दरमियान अल्लाह ताला ने एक डक्ट रखी है, देयर इज अ डक्ट बिटवीन देम, जो कि इनको आपस में इंटरकनेक्ट करती है, ये वाली डक्ट जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रॉ की। इस डक्ट को कहा जाता है, इट इज नेम्ड एज दिस वन, डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस, इस डक्ट को कहते हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट्स के एओर्टा में कौन सा ब्लड जाता है, एओर्टा ऑक्सीजनरी ब्लड एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर, और इस पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और ये कौन सी साइड की है, दिस इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, एंड दिस इज एओर्टिक आर्क, और ये दरमियान में इन दोनों को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, डक्टस आर्टेरियोसस। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर, और एओर्टा में कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आमतौर पर सेपरेट जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब बच्चा माँ के पेट में है, व्हेन द बेबी इज इन द वोम, तो डियर स्टूडेंट उस वक्त मैंने बताया आपको कि मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आना है। तो चूँकि वहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अपनी पीक पे होती हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं, टिश्यूज़ बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है, उसके लिए कॉन्टिन्यूसली एनर्जी चाहिए, तो कॉन्टिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि इसको बाईपास किया। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर देख सकते हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, यहाँ से इन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है एक डक्ट के जरिए, इसे कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। आर्टेरियोसस मतलब कि चूँकि दोनों ही आर्टरीज हैं, एओर्टा भी और ये पल्मोनरी, तो इन दोनों के लिए दरमियान डक्ट है, इसे कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। तो ये नॉर्मली जब तक बच्चा माँ के पेट में ये रहेगी, और ये ब्लड जो है, चूँकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा है, तो उसमें वो मिक्सिंग वाला कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है, एज सुन एज इट इज़ डिलीवर्ड, तो ये डक्ट बंद हो जाती है, ये डक्ट जो है
इट इज़ क्लोज्ड, डक्टस आर्टेरियोसस इट इज़ क्लोज्ड। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ये ओपन रह जाए, तो फिर इस ऐसी कंडीशन को कहते हैं पेटेंट। पेटेंट मैंने पहले भी बताया कि पेटेंट मीन्स ओपन, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो अब क्या होगा, जब बच्चा, चूंकि अब वो मदर की वोम से बाहर आ चुका है, अब उसने खुद से सांस लेना शुरू कर दिया है, अब यहाँ पर राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है उसको, डीऑक्सीनेटेड, और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। तो क्या होगा, यहाँ से तो सेपरेशन है, लेकिन यहाँ से ये वाले सेपरेशन तो उसकी ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या है कि जैसे ही ब्लड यहाँ से जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, और इधर से राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब देयर विल बी द मिक्सिंग। ऊपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नीचे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो ये मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स होगा तो बॉडी को भी मिक्स्ड ब्लड ही पहुँचेगा उस बच्चे की, जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे की जो स्किन है वो ब्लूइश कलर की हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई द बेबी इज कॉल्ड एज ब्लू बेबी। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।